नमस्कार। आज आज हम बात करेंगे, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई एक कंपनी कुछ लोगों की किसी दूसरे देश में जाए और वहां पर रूल करने लगे? जी हाँ, आज का टॉपिक यही है। 12th क्लास की एनसीईआरटी की थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो बात है ये 1600 एडी की। क्या हुआ 1600 एडी में? 1600 एडी में एक कंपनी बनती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटेन की जो महारानी होती हैं वो उन्हें एक रॉयल चार्टर देती हैं। उस रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड होगा, जो व्यापार होगा, वो वही कंपनी कर सकती है। और वो कंपनी आती है और वो कंपनी धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाना शुरू करती हैं। 1611 के अंदर मूसलीपट्टनम, 1613 के अंदर सूरत में वो अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हुए और ट्रेड करते हुए आगे बढ़ती है। एक दौर आता है जब 1757 एक वॉर होता है, बैटल ऑफ प्लासी। जी हाँ, ये प्लासी पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, और वहां पर सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनको कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव हरा देते हैं। जी हाँ, वही मुट्ठी भर जो लोग एक कंपनी बनाने आए थे वो बंगाल के नवाब को हरा देते हैं। और उस टाइम का जो बंगाल था वो आज का बंगाल नहीं। बंगाल जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये पूरी तरह से था, और उसे वो हरा देते हैं। और हराने के बाद एक दौर चलता है 1757 के बाद। धीरे 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 एक टाइम आता है 1764, और एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में एक जो इंटरेस्टिंग बात है, जो मजेदार बात है, वो क्या होता है, जो बंगाल का नवाब है, अवध का नवाब है, क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, अंग्रेजों ने पूरी तरह से ऐसा नहीं किया था कि नवाब को हटा ही देंगे। उन्होंने अपने अपने जो पपेट की तरह एक नवाब को बनाया था, तो उनको बना दिया था, पूरी तरह से हटाया नहीं था उन्हें। लेकिन 1764 में क्या हुआ कि जिसको जो पपेट की तरह बनाया था वो भी अंग्रेजों के कुछ अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा था, या वो उसे लग रहा था कि हाँ, हम भी थोड़ा स्वतंत्र हैं, हम थोड़ा सा। तो बंगाल के नवाब को, अवध के नवाब को, और उसके साथ साथ मुगल एम्पायर को, इन तीनों को एक साथ कंपनी हरा देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। और उसके बाद इलाहाबाद ट्रीटी होती है 1765 में। अब इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि होता क्या है। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर जो कंट्री साइड है वो देहात का एरिया, जहां से उन्होंने टैक्सेशन इंपोज किया, और वो जो रेवेन्यू कितना हायर रेट पे था, वहां बात होती है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस एक जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बार बंगाल में करते हैं, क्योंकि बंगाल एक प्रॉस्परस स्टेट रहा। और बंगाल में जमींदारी सिस्टम उन्होंने जब इंपोज किया तो वो परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे किया। परमानेंट सेटलमेंट में एक ही बार में जो जमींदार थे उनसे ये समझौता हो जाता था कि आप इतना रेवेन्यू आप हमको एवरी मंथ या 6 मंथ में या 1 ईयर पे इतना आपको देना पड़ेगा, है ना। और उसकी रेट बहुत ज्यादा हायर रखी। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट था। उनका कहना ये था, उनका मानना ये था अंग्रेजों का, कि हम तो एक ही बार कर देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको फायदा होगा ना। और जमींदार कहीं ना कहीं ये बात सोच के खुश थे कि उनको उस लैंड का, जो किसानों की जमीन होती थी, वो जमीन किसको दे दी गई? जमींदार को दे दी गई। और जमींदार को ये कहा गया कि आप इसमें से एक बड़ा पार्ट जो होगा वो कंपनी को दोगे और एक छोटा पार्ट आप अपने पास रखोगे। लेकिन उसके साथ साथ जमींदार इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश थे कि वो जो पूरी जमीन थी, जो किसानों की जमीन थी, वो एक बार में उनके हाथ में आ गई थी। हालांकि ये जो सेटलमेंट हुआ है, परमानेंट सेटलमेंट, इसके लिए भारतीय किसान बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं थे, बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं थे। और ये सेटलमेंट के साथ साथ एक चीज और हुई, जिसके अंदर एक क्लॉज लेके आए थे अंग्रेज, जिसको कहा गया सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब ये था कि हमने जो एक डेट डिसाइड की है कि आपको रेवेन्यू देना है, अगर आप उस डेट तक रेवेन्यू सबमिट नहीं कर सकते हैं ऑफिसर के पास, अधिकारी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो हम आपकी जो जमींदारी होगी उसको हम नीलाम कर देंगे, हम ऑक्शन कर देंगे उसका। और उन ऑक्शन को करने में
ये जमींदारियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद नीलाम होती गई, क्योंकि जमींदार डिफॉल्ट करते गए। क्योंकि ये जो सनसेट लॉ था, सनसेट क्लॉज था या परमानेंट सेटलमेंट था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनमें से कहीं पर भी कोई मतलब नहीं था इनको कि हार्वेस्टिंग साइकिल क्या है क्या नहीं है, सूखा पड़ा है, बाढ़ आ गई है, वो जो लैंड है वो इतनी फर्टाइल नहीं है, लेकिन हमको तो इतना इस लैंड से लेना है तो लेना है। कहां से देंगे? वो नहीं दे पाए। धीरे धीरे जो जमींदारियां थी वो नीलाम होने लगी। उन नीलाम हुई जमींदारियों का फायदा उठाने के लिए लोग क्योंकि वहां आए, कुछ लोग ऐसे थे जो गांव से आए, कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से भी आए। जो गांव से आए वो कौन से थे? उस देहात एरिया से आए। वो लोग थे जिसको कहा गया था जोतेदार, बंगाल में जोतेदार कहा गया था, और वो रिच पीजेंट होते थे, वो अमीर किसान होते थे। उनके पास जमीन बड़ी होती थी और उनके पास शक्तियां होती थी, उनके पास जो ट्रेड और कॉमर्स होता था, जो लोकल लेवल पर ट्रेड और कॉमर्स होता था, उस पर उनका प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, कंट्रोल रखते थे वो। तो उन्होंने कोशिश करी कि ये जो जमींदारियां हैं, जो ये जो नीलाम हो रही हैं, जो ऑक्शन हो रहा है इनको मैं लूं, और हम इनको लेने के बाद कहीं ना कहीं उस पावर गेम के अंदर, जो कि जमींदार मीडिएटर बने हुए थे फार्मर और कंपनी के बीच में, तो उनके बीच में जो मीडिएटर थे उनको रिप्लेस करके, मीडिएटर को, जमींदार को रिप्लेस करके जोतेदार खुद आ जाएं और कहीं ना कहीं अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। हालांकि वो बहुत हद तक इसमें कामयाब भी हुए। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो कुछ जो जमींदारियां थी वो शहरों के उन लोगों ने ले ली जो केवल पूरी तरह से शहरों में रहते थे। उनका वो सेटल्ड लाइफ जी रहे थे शहरों में, गांव से उनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर से देख लो, चाहे ये देख लो कि वो अंग्रेजों से संबंध अच्छे बनाना चाहते थे कंपनी से, तो उन्होंने वो जमीनें खरीद ली और कहीं ना कहीं उन पर जो किसान थे उन पर एट्रोसिटीज और ज्यादा बढ़ती गई, जिससे जो इंडियन एग्रीकल्चर था, जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो कि आज भी अगर मैं आपसे बोलूं तो मोर देन 50% पॉपुलेशन आज भी, 2026 की बात कर रहा हूं मैं, 2026 की, आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी मोर देन 50% पॉपुलेशन की है। आप उस टाइम सोचो जब 85 to 90% पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी थी वो किस पर? एग्रीकल्चर पर थी। उस दौर में ये कानून लेकर आए अंग्रेज, इतना बर्बाद कर दिया। उसके साथ साथ जो जंगलों में रह रहे थे, जैसे अगर आप देखते हैं तो राजमहल हिल्स है, राजमहल का जो एक एरिया है, वहां पर पहाड़िया करके लोग रहते थे, आप पहाड़िया ट्राइब समझ सकते हैं उन्हें। तो वो जो लोग रहते थे वहां पर, तो अंग्रेजों ने उनसे भी, वो क्या करते थे, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो नोमैडिक थे। अब उनसे भी उनकी जमीन छीनने के लिए, उनको हटाने के लिए क्या किया, वहां पर संथाल एक दूसरी ट्राइब को लेकर आया और उनको बसाना शुरू किया राजमहल हिल्स में। और आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये राजमहल हिल्स कहां पर है, ठीक है ना। तो उन्होंने संथालों को बसाना शुरू किया। संथालों को काम दिया गया कि आप इन जंगलों को साफ करो, है ना। जंगलों को साफ करने का मतलब है यहां पर भी हम एग्रीकल्चर लैंड बनाएंगे जो फॉरेस्ट है ना। हाँ, इन्वायरमेंट हम उससे खराब होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा मतलब था नहीं, लेकिन हमें एग्रीकल्चर लैंड बनानी है क्योंकि हमें चाहिए रेवेन्यू, हमें चाहिए यहां से टिम्बर, है ना, लकड़ी चाहिए हमें। तो संथालों ने वो करना शुरू किया, लेकिन इस दौर में जो पहाड़ियां थे वो तो उस लैंड में वो जाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि वो एक ऐसी कल्टीवेशन करते थे, वो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, है ना, झूम खेती जिसको बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि एक बार यहां कर ली फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाते थे। अब वो कहीं ना कहीं एक जगह स्थायी रूप से रहने पर मजबूर हुए, है ना, वो उस तरीके से जीवन शैली को जीने के लिए मजबूर हुए, उन्होंने अपनी जीवन शैली को बदला। उसके साथ साथ संथाल जो थे वो भी एक टाइम के बाद परेशान हो गए मनी लैंडर से, जो कि मनी लैंडर्स भी बिल्कुल जमींदारों की तरह ही काम कर रहे थे, और वो सूदखोर थे, वो बनिए थे जो उन्हें बहुत ऊंचे दर पर ऋण दे रहे थे, और उसको वो जब चुका नहीं पा रहे थे तो उनके ऊपर जो संथाल थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। देखने में आपको बाद में पता चलेगा कि उन अत्याचारों के बाद आप बाद में देखते हैं कि संथालों ने भी कंपनी के विरुद्ध नहीं, संथालों ने भी वो जो मनी लैंडर्स थे उनके लिए उनके प्रति एक विद्रोह किया, संथाल विद्रोह जिसको बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को और बर्बाद किया गया, इस तरीके से जो एग्रीकल्चर था उसको बर्बाद किया गया, भारत को लूटा गया। और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 2026 में, तो मैं अभी भी कहता हूं एक ट्रेड डील हुई है अभी,
और क्योंकि इससे पहले 50% टैरिफ लगा रखा था अमेरिकन राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इंडियन मीडिया इतना खुश हो रहा है कि हमारे ऊपर 18% लगा दिया और विश्व गुरु बन गए हम और हमारी जीत है और मोदी जी के सामने झुक गए, लेकिन वो ये आपको बता नहीं रहे कि इस 50% से पहले जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ था, अगर इंडिया से कोई भी सामान अगर अमेरिका जाता था तो उस पर लगभग 3% टैरिफ लगता था। केवल यहां का सामान जाता था 100 रुपए का अगर जाता था तो वहां पर 3% 103 रुपए का पड़ता था। आज अगर कोई जाएगा तो उस पर कितना लगेगा? 18%। तो भाई साहब किस बात का जश्न मना रहे हो? 6 गुना ज्यादा टैरिफ झेल रहे हैं हम, 6 गुना ज्यादा। उसके साथ साथ अमेरिका का जो भी सामान आएगा, जो भी अमेरिका का सामान आएगा उस पर 0% टैक्स है। उसका सामान भारत की मंडियों में आएगा, वो पाट देगा और सबसे खराब जो असर इस पे पड़ेगा वो उसी पे पड़ेगा, किसानों पर। क्योंकि अमेरिका का जो डेयरी इंडस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग है, वहां की जो जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, चाहे उसमें सोया ले लो आप, चाहे उसके अंदर आप मक्का ले लो, वो सब भारत के अंदर आएंगी। चाहे उनका दूध ले लो, वो सब भारत में बिना किसी टैक्स को दिए भारत में आएंगी, जिस पर हमने हमेशा से अपने देश के अंदर ये कोशिश करी है कि 30%, 40%, हालांकि 150% तक हमने टैक्स लगाया अमेरिका की चीजों पर। क्यों? क्योंकि हमें अपने किसानों को बचाना है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो फार्मर्स है और इंडियन फार्मर्स है उनमें जमीन आसमान का फर्क ये है कि हमारे पास जो हम अपने किसानों को उतने बेहतर इक्विपमेंट और सिंचाई की व्यवस्था हम नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। आज भी एक बड़े लेवल पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं भारत में और हम वो नहीं बचा पाए हैं। और अब ये जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है, ये जो हमारे देश के साथ अन्याय हुआ है, उसको किस तरीके से कंपनसेट करेंगे या वो कैसे भारत निकल पाएगा पता नहीं। क्योंकि ये भारत के हितों पर, सीधा भारत के हितों पर कुठाराघात है। बहुत बुरी स्थिति है। अब इस स्थिति के अंदर इसमें से हम कैसे निकल पाते हैं? क्योंकि हमारा पूरा जो मैंने जैसे बोला आपको कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है वो मोर देन 50% है। और हमने अब इतना भारी जो टैरिफ जो हम केवल इस बात से खुश है, पाकिस्तान पे हमसे ज्यादा लगा है, उसमें 19% लगा है, बांग्लादेश पे 20% लगा है। अरे तो हम क्या करें, हमारे ऊपर 18% लगा है, हम इससे पहले 3% पे थे। तो ये हमारी कोई ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ हासिल कर लिया। अमेरिका का सामान अब यहां आएगा। और क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये वही देश है जिसके अंदर जो किसान है वो ट्रैक्टर लेके अपनी राजधानी में नहीं आ पाए। 1 साल से ज्यादा बड़ा आंदोलन किया उन्होंने, लेकिन वो ट्रैक्टर लेके राजधानी में नहीं आ पाए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब टेररिस्ट RDX लेके और वो जो बॉम्ब लेके कहां तक आ गए? लाल किले के सामने से, बिल्कुल वहीं जहां पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो झंडा फहराते हैं वहां तक पहुंच गए। वहां तक वो आ सकते हैं, लेकिन हमारे किसान नहीं आ सकते। किसानों पर जो चंद सिक्के मिलते हैं जो किसान सम्मान निधि योजना के तहत, उनसे वो अमेरिका के किसानों का मुकाबला कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि ट्रेड डील जो बहुत खुशी मना रहे हैं, वो खुशी मनाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार।